नमस्कार। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। टॉपर हिस्ट्री आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। तो भैया कुछ टाइम का ब्रेक आ गया था बीच में, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे हो गई थी। तो आज से क्या होगा कि रेगुलर आपके वीडियोस आएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर इस महीने में अपन मॉडर्न स्टेपल खत्म करने वाले हैं वैसे भी। तो भैया अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रांति। तो अपन ने ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या, जो अपने कांग्रेस था, कांग्रेस थे, वो अंग्रेज की थी, कांग्रेस आ रहे। कांग्रेस पढ़ने से पहले हमें ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे 19वीं शताब्दी आती है, हम बात कर रहे हैं किसकी, 19वीं शताब्दी की। एक बार आ जाओ, सारे के सारे देख ले। हमारे कुछ टॉपर्स को कुछ प्रॉब्लम होगी कि 19वीं शताब्दी यानी कि भैया जो 1801 से लेकर के 1900 तक का जो टाइम पीरियड था, उसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो हमारी सामाजिक स्थिति, कौन सी भैया, सामाजिक स्थिति, उस समय जो हमारी सामाजिक स्थिति भैया वो डाउन होती जा रही थी। बोलो भैया डाउन कैसे हो रही थी। उस समय जो हमारी कौन, भारत की जो सामाजिक स्थिति बहुत डाउनफॉल हो जा रही थी। 1801 से 1901 का टाइम पीरियड ऐसा था कि सामाजिक स्थिति डाउन होती जा रही है। क्यों हो रही है डाउन, कि भैया जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो हमारे लोग थे, वो क्या हो रहे हैं भैया, अशिक्षित होते जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, अशिक्षित। क्या हो रहे हैं भैया, अशिक्षित हो रहे हैं। अशिक्षित आप जान रहे हो कि भैया जो गवर्नमेंट थी, ये ऐसी कंपनी चाहे से उसके बाद महारानी है, वो क्या कर रही है कि शिक्षा तो प्रोवाइड करा रही नहीं। मतलब कुछ जो वर्ग था उसी के पास शिक्षा आई थी, यानी कि जो हाई क्लास लोग थे उनके पास, ये मान के चलो। तो भैया लोग ऐसे शिक्षित है, ऐसे शिक्षित लोग है, तो क्या ये किसको फॉलो करेंगे ना। तो ये अपने जो धार्मिक जो बोल रहे हैं, अपने जो धार्मिक वेद हो गए, पुराण हो गए, उनको भी नहीं पढ़ रहे। धार्मिक वेद हो गए, पुराण हो गए, ग्रंथ वंथ, इनको ये पढ़ रहे ही नहीं थे। तो भी ये अशिक्षित तो पर्टिकुलरली होने वाले, क्योंकि वेद पुराण में कुछ बातें बोली, अच्छी बातें बोली जाती है, लेकिन उनको ये पढ़े नहीं, तो ये तब भी अशिक्षित हो गए। तो आप बोलोगे कि भैया ये समाज को कैसे चला रहे हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, तो भैया फिर भी समाज तो चल ही रहा है ना आगे। तो भैया चलाने वाला कौन था उस समय था भैया, जो पृष्ठ वर्ग होता है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं पुजारी, ये होता है ना पृष्ठ वर्ग। पृष्ठ जो वर्ग था भैया वो उसको कंट्रोल कर रहा है। पृष्ठ वर्ग कौन था उस समय, जो घमंडी, जो एरोगेंट लोग थे, वो थे पृष्ठ वर्ग भैया। उनके अगर पृष्ठ वर्ग इसको कंट्रोल कर रहा है, जैसे जैसे पृष्ठ वर्ग बोलेगा वैसे वैसे ये लोग काम करने वाले भैया। दो पृष्ठ वर्ग इसको कंट्रोल कराएगा, तो ये इससे क्या होगा, आप समझ रहे हो कि जातिवाद बढ़ता जाएगा। क्या क्या बढ़ेगा, इसके दुष्परिणाम क्या निकल के आते हैं कि पहला भी जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बात है, जातिवाद बढ़ेगा। उस समय जो महिलाओं की जो समाज में स्थिति थी वो बहुत डाउन हो चुकी थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी होती जाएगी भैया, वो डाउन होती चली जाएगी। एक तो अपन ने देखा कि भाई जातिवाद बढ़ेगा, महिलाओं की स्थिति थी ना भैया बहुत डाउन हो चुकी थी। अब हमें चाहिए होगा भैया कि कोई एक ऐसा नेता निकल के आए जो हमें इन चीजों से उभारे, कि जो हमें जो ये वाला जो पॉइंट है, अशिक्षित लोग हैं उनको क्या करें, थोड़ा थोड़ा शिक्षित करने लगे, जिससे वो हमारे जो समाज में जो धार्मिक कुरीति है उनको दूर करे। और उसके बाद जो पृष्ठ वर्ग है थोड़ी अपनी बुद्धि यहां लगाए कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या कहां लेके जा रहा है। और ये जो मेन पॉइंट जातिवाद, तो जातिवाद को दूर करना है इनका मेन काम। तो हम देव टॉपिक का नाम था भारत के अग्रगण्य राष्ट्र नेता। इसमें हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में, ऐसे अनेक नेताओं के कंप्लीट पूरे नेता में कंप्लीट करवाऊंगा इसमें। तो भैया अब आते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो ये उस समय आपको समाज में स्थिति बताता हूँ, बता दिए थी आप, मैंने कंप्लीट करा दिया है सामाजिक स्थिति कैसी, इसमें कैसा क्या वहां पे सीन चल रहा था। क्यों भैया धार्मिक एक हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो इन सभी को दूर करे और हमें को इन चीजों से उभारे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया, टॉपर से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब अपन बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। राजा भी नहीं है, पहले राम मोहन रॉय, क्योंकि राजा की उपाधि इनको दी गई थी। हम देख रहे भैया राम मोहन रॉय के बारे में, राम मोहन रॉय के बारे में। आ जाओ सारे के सारे फटाफट। अब क्या हुआ कि भाई समाज में जो ये इंसान था, समाज में भी जो इंसान बनाते हैं ना, ये भैया की ड्राइंग, ये भैया की ड्राइंग।
ये जो इंसान है, ये क्या है, लोग इंसान है, इसको क्या करना कि भैया शिक्षित करना, इसको भैया क्या करना, शिक्षित करना। सामाजिक हमारा जो धार्मिक कुरीति है, कौन से भैया, धार्मिक कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियों को क्या करना भैया, दूर करना। क्योंकि आप जानते हो कि जो राजा राम मोहन राय थे, पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर था उससे थोड़ा प्रेरित थे। ऐसा भी नहीं है संपूर्ण रूप से उसको प्रेरित थे, वो ऐसा बोलते थे कि वेस्टर्न कल्चर में जो अच्छी अच्छी बातें बोली गई है उसको हमको अपनाना चाहिए, ये इनका मेन था। इन्होंने अनेक वेद, धर्म, अरण्य, उपनिषद, जितने भी सारे अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ है पर्टिकुलर सारे धर्म के, उनको स्टडी किया। उसके बाद बोला कि भैया ईश्वर क्या है, एक है, यानी कि एक ईश्वर की ओर इन्होंने बोला, एक ईश्वर के पूरा का ध्यान केंद्रित किया कि भैया ईश्वर क्या है, एक ही है। तो बात करते हैं भैया राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आपको बता दिया भैया कैसे क्या ही चलेगा। अभी स्टार्ट करते हैं राम मोहन रॉय के बारे में। भैया जो राजा राम मोहन रॉय थे, इनका जन्म पॉइंट नंबर ये लगाओ, इनका जन्म होता है कहां पे, इनका जन्म हुआ भैया 1774 में कलकत्ता के राधानगर में। कहां पे भैया, कलकत्ता के राधानगर में इनका जन्म होता है। मतलब भैया समझ में आ गया, जन्म तो सबको समझ में आता है जन्म तो सबको समझ में आता है। बी पॉइंट, चलो जन्म की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं किसके बारे में। 1809 में इनकी एक फेमस बुक ली, इन्होंने अपनी फेमस बुक प्रकाशित की। 1809 में क्या करते हैं भैया, अपनी फेमस बुक प्रकाशित करते हैं। ये तो बोलोगे आप हाथ खड़ा कर लिए, भैया 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 भैया, मैं बताता हूँ 1809 में। चलो भैया जो इन्होंने बुक प्रकाशित की, ओरिजिनली फारसी भाषा में इन्होंने बुक क्या की थी, प्रकाशित की थी। क्या नाम था, आप हाथ खड़ा कर बोले भैया ये तो मैं बताऊंगा भैया, इसका नाम था उल्फात उल मुबादीन। उल्फात उल मुबादीन। उल्फात उल मुबादीन भाई, ये कैसी थी, ये थी फारसी भाषा में। ये कैसी थी भाई, ये थी फारसी भाषा में। ये तो आपने बता दिया कि भैया उल्फात उल मुबादीन था। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया इसकी तो फारसी में था, अब इसको क्या चाहिए होगा, लोगों को हिंदी वर्जन चाहिए होगा, तो उसका हिंदी वर्जन क्या था, इसी का हिंदी वर्जन क्या था, हिंदी वर्जन क्या था इसका, हिंदी वर्जन का क्या नाम था। आपके पास वाला हाथ करा बोल रहा भैया एकेश्वरवादियों को उपहार, बहुत बढ़िया, तालियां। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भैया एकेश्वरवादी को उपहार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं भैया गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। आपने फारसी बताया, आपके पास वाले ने किसने बताया, हिंदी में बताया, और ये लो ये मैंने इंग्लिश में बता दिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। यानी कि आप देख रहे हो कि भैया ये हो रहा है एकेश्वरवादियों को, यानी कि ईश्वर एक है, उसकी ओर क्या जा रहा है, इनका मेन ध्यान जा रहा है। अब बात करें सी पॉइंट की। अब क्या करेंगे, इसी को पॉइंट को लेकर के इन्होंने 1815 में क्या कर दी भैया, आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। किसके भैया, आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा भैया आत्मीय सभा की स्थापना क्यों की गई। मैंने बोला कि इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसकी स्थापना की। आत्मीय सभा का मेन जो उद्देश्य था, इसको बोलोगे उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद का क्या करना, प्रचार करना। एकेश्वरवाद का क्या करना भैया, प्रचार करना। मेन काम ये था कि इन्होंने अनेक धर्म स्टडी किए। उन धर्म की स्टडी करने के बाद में इनको पता लगा कि भैया सारे धर्म को जो ग्रंथ है वो ऐसा बोलते हैं कि भैया क्या है, ईश्वर क्या है, एक ही है। तो इन्होंने ये देखा, तो यानी कि इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और इसका ही किसी का विरोध करेंगे बहु यानी ईश्वर अलग अलग है, अलग अलग धर्म में अलग अलग ईश्वर है, इसका ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो बात करें 1815 की अपन ने, ये इंपॉर्टेंट है आत्मीय सभा वाला। अब अपन डी पॉइंट लगा के बात करते हैं भी इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या सुधार किए, क्योंकि हम जानते हैं राजा राम मोहन का है, राजा राम मोहन राय क्या है, सुधारक है।
जो शिक्षा के क्षेत्र में अपन लगाते हैं, पॉइंट नंबर इधर लेके आता हूं मैं, ए लगाता हूं। पॉइंट नंबर ए में क्या होगा कि 1817 में, कि क्या भैया इसको थोड़ा सा यहां, कि 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, डेविड हेयर इसके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कहां पे, कलकत्ता में। ये सारा काम होगा भैया कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कर भैया, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी ना, तो उस समय वहां के जो आचार्य थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। यार भैया ये चीज आई दिमाग पर, उस समय इसके जो आचार्य थे, आचार्य कौन होने वाले, आचार्य होने वाले भैया हेनरी विवियन डेरोजियो। तो जहां जहां हेनरी विवियन डेरोजियो आएगा वहां वहां आपके इनके फैक्ट्स याद आने चाहिए। हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे, यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट करने वाले। कौन सा भैया, यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट करने वाले। और इन्हीं को, किनको, हेनरी विवियन डेरोजियो को बोला जाता है आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि। क्या बोलते हैं इनको, आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि। ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि भी 1817 में कौन, राजा राम मोहन राय डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। जो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी तो भैया वहां पे जो आचार्य थे, आचार्य कौन थे, आचार्य थे भैया हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत बढ़िया बात है। जहां जहां हेनरी विवियन डेरोजियो वहां वहां आपके दिमाग में आना चाहिए भैया कौन थे ये यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट करने वाले। तो साथ ही साथ में ये आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि थे। तो ये तो था 1817 का काम। इसी के कितना, 8 साल बाद, इसी के 8 साल बाद, यानी कि हम बात करेंगे 1825 की। 1825 में क्या होता है, ये करते हैं भैया कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना। जो वेदांता कॉलेज थी ना, तो वो अपने पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के लिए बहुत फेमस था। अब बात करेंगे 1825 में बात कर ली, अब बात करेंगे वेदांता कॉलेज की। वेदांता कॉलेज, अब जो वेदांता कॉलेज था वही कलकत्ता में आएगा। अब जो वेदांता कॉलेज था, मैंने बताया कि वेदांता कॉलेज फेमस था अपने सिलेबस के लिए, यानी कि पाठ्यक्रम के लिए। फिर सर पाठ्यक्रम में ऐसा क्या कर दिया, पाठ्यक्रम में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, जो पाठ्यक्रम में इन्होंने, जो भारतीय शिक्षा तो थी, साथ ही साथ में इन्होंने सम्मिलित कर ली थी आधुनिक शिक्षा को। यानी कि जो आधुनिक शिक्षा हो, फिजिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और साथ में जो बॉडी का जो तंत्र हो गया पूरा, इसके बारे में इसमें किया गया था। यानी कि भारतीय शिक्षा के साथ साथ क्या कर दिया था इन्होंने, आधुनिक शिक्षा को सम्मिलित कर लिया। आधुनिक शिक्षा को सम्मिलित कर लिया। तो ये था अपना पॉइंट। लेकिन भैया एक यहां से आप थोड़ा कंफ्यूज मार सकते हो। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन, एक आती वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे स्वामी विवेकानंद। यहां से एक फैक्ट तो निकल के आएगा, वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद। कहां की थी इन्होंने, की थी न्यूयॉर्क में। इन्होंने कहा की थी भाई, इन्होंने की थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्या करेंगे भैया, वेदांता सोसाइटी की स्थापना करने वाले हैं। तो अपन ने देखा कि शिक्षा के बारे में 1825 में वेदांता कॉलेज जो कि पाठ्यक्रम के लिए फेमस थी, पाठ्यक्रम में ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कर दिया था कि भैया जो भारतीय शिक्षा उसके साथ आधुनिक शिक्षा को इन्होंने सम्मिलित कर लिया था। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फैक्ट अकाउंट 1 2 3 4 5। चलो फटाफट करेंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये टॉपिक मजेदार है। फिर अपन इसको कांग्रेस पढ़ेंगे, इसके अपन फिर 3 भागों में बांट देंगे इसको। वो फिर जल्दी अपन 5-7 लेक्चर्स में कंप्लीट करके मॉडर्न हिस्ट्री को अंत कर देंगे। फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन खत्म, फिर हम चालू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इतने बेहतरीन कंसेप्ट से याद कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। मतलब भैया एंशिएंट हिस्ट्री आपको नीचे बढ़िया से बोलने लग जाओगे। वैसे तो मैं छोटा हूं अभी, तो मैंने कुछ पढ़ाना चालू, मतलब छोटा थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, बस इतना ही हमें आता है। और आपका प्यार मिलता रहना चाहिए बस, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम यहाँ पे खड़े हैं।
जितना आप सपोर्ट कर सको उतना करो। अपना परिवार टॉपर हिस्ट्री आपको आगे बढ़ाओ। हम धीरे धीरे आपके साथ खड़े हैं। धीरे धीरे क्या, हम धीरे धीरे अपना जो बोलते हैं अपना जो टॉपर हिस्ट्री है उसको बड़ा करते चलेंगे। ठीक है, तो भैया अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो फर्जी बातें थी जो अपन ने कर ली। फर्जी बात करने के बाद अपन बात करते हैं मेन बात पे। कितना पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, हाँ ई पॉइंट डी पॉइंट चालू करते हैं। अब बात करेंगे भैया ये अपने समाज सुधार के, तो अपने विचार प्रकट करेंगे। विचार उस समय प्रकट करने के लिए क्या होता था, अपन इस समय के बाद अगर किसी को विचार प्रकट करना है तो वो तो न्यूज के माध्यम से विचार प्रकट करेगा, या कोई कुछ लिख के पब्लिश करा देगा, या फिर आप बोलोगे भैया मोबाइल में लिख के कर देगा, या फिर मोबाइल में इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहां पे मैसेज टाइप करके वहां पे अपना विचार प्रकट कर सकते। उस समय क्या था भैया, उस समय क्या था, उस समय था भी पत्रिकाएं यानी न्यूज़पेपर्स अपना विचार प्रकट करने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे। तो इनका फेमस न्यूज़पेपर्स, इनके दो फेमस न्यूज़पेपर्स है। इनके फेमस न्यूज पेपर यानी पत्रिका कौन कौन सी, पहली तो थी भैया संवाद कौमुदी। पहली थी भैया संवाद कौमुदी, ये तो आपको पता है। संवाद कौमुदी थी भैया बंगाली में, काय में थी भैया बंगाली। संवाद कौमुदी थी भैया बंगाली में। साथ ही दूसरा बात आप करा बोले भैया संवाद कौमुदी मेरे को नहीं पता था, लेकिन अब एक दूसरा जो पत्रिका है मिरातुल वो हमें पता है। मिरातुल भैया कौन सी लैंग्वेज था, आप बोल रहे ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज आप बोल रहे हो कि भैया मिरातुल जो था वो फारसी भाषा की पत्रिका थी। मिरातुल कैसी थी भैया, फारसी भाषा की पत्रिका थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ताली हो जाए आपके लिए। तो अपन ने देख लिया इनके न्यूज़पेपर के बारे में। अब भैया ई पॉइंट लगा दो। अब इनको देंगे उपाधि, इनको देंगे हम उपाधि। उपाधि मिलती है इनको राजा की। राजा की उपाधि देने वाला कौन था, राजा की उपाधि देने वाला था अकबर सेकंड। राजा की उपाधि देने वाला कौन था भैया, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड कौन था, जिसने राजा राम राय को उपाधि दी, जिसकी, राजा की। अब से हो जाएंगे भैया राजा राम मोहन रॉय। बहुत बढ़िया बात है। अब अपन करवाते हैं भैया ब्रह्म समाज की स्थापना। इंपोर्टेंट इनके लिए राजा राम मोहन की इंपोर्टेंट था ब्रह्म समाज। बात करते हैं ब्रह्म समाज की। एफ पॉइंट लगा दो, ब्रह्म समाज। चलो बात करेंगे ब्रह्म समाज की। पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 20 अगस्त 1828 को। बहुत बढ़िया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है भैया, अरे 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना होती है। ब्रह्म समाज, आप सोच रहे हो ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई, उस समय से क्या परिस्थितियां हो गई कि राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी गई। तो इसका उद्देश्य की बात है। उद्देश्य पहला पॉइंट निकल जाता है जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को पुनः उसके स्थान पर लेके आना। ये पॉइंट क्या आएगा, हिंदू धर्म को पुनः उसके स्थान पर लेके आना, उसके स्थान पर लाना। हिंदू धर्म को क्या करना, हिंदू धर्म को पुनः उसके स्थान पर लेकर आना। उसके बाद हम देखते जो धार्मिक कुरीतियां थी, धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करना। बी पॉइंट लगा दो कि धार्मिक कुरीतियों को समाप्त। इनका मेन एक लीगल क्या था, सती प्रथा, यानी कि दिसंबर 1829 को इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया, जिसको धारा 17 के तहत सती प्रथा का था। धारा 17, ये याद रखना, धारा 17 वाला इंपोर्टेंट है। इसके बाद इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो मतलब ब्रह्म समाज का ये निकल जाता है। आपको पता है कि भाई जो राजा राम मोहन राय थे 1833 तक इनका लास्ट था। 1833 में ये न्यूयॉर्क, ये जो अमेरिका, ब्रिटेन था, ब्रिटेन में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ समय तक चला कौन, ब्रह्म समाज, यानी कि 1839 में अब इसको ज्वाइन करने वाले हैं कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब एंट्री कराता है भैया किसकी, देवेंद्रनाथ टैगोर की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको ज्वाइन किया कब, 1839 में। इसको क्या करते हैं भैया, ज्वाइन करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जहां जहां आएगा वहां पे आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा। इन्होंने क्या की, इन्होंने क्या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसकी तत्वबोधिनी
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। जिस समय देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया उस समय ब्रह्म समाज के आचार्य थे। कौन थे उस समय? जो इसके जो आचार्य थे ब्रह्म समाज के, वो थे भैया केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन कहते हैं इस समय आचार्य थे। अब क्या होता है कि जो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन हो गए, इनको इन दोनों में प्रचार को लेकर के, क्या प्रचार, आगे हमारे जो ब्रह्म समाज से प्रचार कैसे करना है, तो प्रचार को लेकर के इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट, विवाद उत्पन्न हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर और आचार्य केशव के बीच में प्रचार को लेकर के। प्रचार को लेकर क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, यानी कि विवाद। अब क्या होगा? विवाद उत्पन्न होता है कि आप जानते हैं कि किसी समाज में कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें विवाद उत्पन्न हो गया तो दो भागों बटना बटेगा, दो भागों में क्या करेगा? बटेगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लो, बराबर अपन इसको बांटते हैं। 2 तक काउंट करूंगा, 1 2। चलो चलो चलो, बताओ मजा आ रहा है? कमेंट वमेंट तो कर दिया करो यार, आप लोग कमेंट ही नहीं करते आजकल। बोलो भैया आप वीडियो नहीं डाल रहे, अब वीडियो आप बोला ना प्रॉपर अब आ जाएंगे यार, समझा करो। थोड़ी हमारी परिस्थिति होती है कुछ, लेकिन हम खड़े हैं। अभी क्या है कि 2-3 दिन से मेरा गला बिल्कुल चौक हो रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन अब आपके लिए चालू कर दिया। आज आवाजें थोड़ी बहुत सही हुई तो कर दिए, लेक्चर रिकॉर्ड वगैरह डालेंगे यार, हमारे टॉपर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो ब्रह्म समाज को बांटेंगे भैया। अब क्या देखेंगे हम? देखने वाले ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में। क्या 1866 में होता है भैया क्या? ब्रह्म समाज का विभाजन। ब्रह्म समाज का विभाजन। सवाल बन जाएगा भैया कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन होगा 2 भागों में। अब ब्रह्म समाज छूटेगी भैया 2 भागों में। पहले भाग का क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, जिसको कौन चला रहा था? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को चलाने वाला कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। DNT चाहिए, सही है। अब सेकंड होगा, उसका नाम क्या रखा गया? सेकंड वाले का नाम रखेंगे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ये बार क्या फ्रेम में आ रहा है क्या? मैं फ्रेम में देखता हूं, उसको फ्रेम में आ रहा है क्या? बढ़िया। जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज होगा, इसके कौन थे? केशव चंद्र सेन, KCS। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है कि इससे लोग प्रेरित हुए ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से प्रेरित होने के बाद में लोग अपने अपने और समाज की स्थापना करेंगे। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रेरित होकर, इनसे प्रेरित होकर 66 हो गया, यानी कि 1864 में होती है वेद समाज की स्थापना। किसकी? वेद समाज। वेद समाज की स्थापना होती है 1864 में। करने वाले कौन थे? श्री धरालू नायडू, जो कि मद्रास में इन्होंने इसकी स्थापना की। धरालू नायडू ने क्या किया कि वेद समाज की स्थापना की। कहां पे? मद्रास में। फिर क्या होगा? इसी के 3 साल बाद, यानी कि 1867 में किसकी स्थापना होगी? आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना। आत्मीय समाज की तो बोलोगे आप भैया राजा राम मोहन राय कर चुके थे आत्मीय सभा की स्थापना। अब हम देख रहे हैं 1867, यानी कि इसी के 3 साल बाद क्या होता है? प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। तो प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रार्थना आराम से करने वाली चीजें हैं, यानी प्रार्थना आराम से की जाती है। प्रार्थना कैसे की जाती है भैया? आराम से। लिख लेना भैया, प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रार्थना आराम से की जाती है, यानी कि यही उसकी ट्रिक निकल के आ गई। तो भैया ट्रिक, हाँ, जो स्थापना करने वाले इंपॉर्टेंट आता है प्रार्थना समाज में। सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की थी? 3 का नाम दे देगा, 1 का नाम गलत दे देगा, तो वहां पर जो गलत दे रहेगा उसको टिक करना पड़ेगा। आज से हो गया भैया आत्माराम पांडुरंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। रा से कौन हो गया? रामचंद्र
रामचंद्र पौंडेल। और कौन हो गया, मैं से कौन हो गया, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे। महादेव तो कहीं लिखा हुआ है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। जहां जहां महादेव गोविंद रनाडे आएगा तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं साथ साथ है ना इनके फैक्ट्स भी लिखाते चल रहा हूं। महादेव गोविंद रनाडे जिन्होंने 1870 में क्या की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। क्या करेंगे भैया 1870 में, क्या करेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। हम बोल सकते हैं कि भैया 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने क्या किया, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इन्होंने दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। तो भैया ये थे महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। तो हमने देखा वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में हमने देखा। तो वहां पे स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कुछ और बात करते हैं। यानी एक बार यही अपन बात कर लेते हैं कि जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था उन्होंने एक अधिनियम लेके आया, ब्रह्म विवाह अधिनियम। कौन, केशव चंद्र सेन की टीम ने लेके आता भैया ब्रह्म विवाह अधिनियम। ब्रह्म विवाह अधिनियम। बोलो भैया क्या ब्रह्म विवाह किया जाता था कि इसका नहीं, इसके अंदर क्या किया गया था, ये ऐसा अधिनियम था जिसको सरकार ने भी अपनाया था। इस अधिनियम में बोला गया केशव चंद्र सेन के द्वारा कि भैया इनकी जो टीम थी इसके द्वारा बोला गया, जिसको हम बोल सकते हैं जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, ऐसा कहना सही रहेगा, जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था उसने ये अधिनियम तैयार किया। अधिनियम में बोला गया कि भाई जो लड़का होगा, लड़के की जो शादी की जो उम्र होगी वो होगी 18 वर्ष। 18 वर्ष यानी 18 वर्ष की जो लौंडा हो जाएगा, 18 वर्ष का जो लौंडा हो जाएगा तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, यानी कि वो उसकी मिनिमम आयु है। और लड़की की आयु कितनी कर दी गई, और जो लड़की की आयु कितनी कर दी गई, लड़की की आयु कर दी गई 14 वर्ष। 14 वर्ष। लेकिन भैया अब होगा यहाँ पे खेल, अब होगा यहाँ पे खेल। जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने क्या किया कि इनकी जो बेटी थी, इन्होंने अपनी बेटी जो लगभग 13 वर्ष की थी उसका विवाह कर दिया बिहार के राजा के साथ में। यानी कि अब यहाँ पे जो केशव चंद्र सेन होगा, मैं इसको केशव चंद्र सेन, इनकी जो लड़की थी लगभग कितनी थी, 13 वर्ष की। इसका जो विवाह था, विवाह कर दिया भी किसके साथ में, विवाह कर दिया बिहार के शासक के साथ, बिहार के राजा के साथ में। बिहार के राजा के साथ में क्या करते हैं, इसका विवाह कर दिया। तो इसके बाद में कहेंगे यहां से लोग नाराज हो जाएंगे, यहां से क्या होंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। और यहां पे लोग नाराज होकर यहां पे स्थापना कर देंगे किसके, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना अब की जाएगी भैया, किसकी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। अब स्थापना की जाएगी किसकी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। तो भैया ये था ब्रह्म समाज का पूरा आत्मा। हमने ब्रह्म समाज की पूरी आत्मा पढ़ ली है राजा राम मोहन राय के अंदर। तो यहां पे हम राजा राम मोहन राय को खत्म करते हैं और अपन नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पे बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं। मैं देखता हूँ फ्रेम में पूरा आता है नहीं आता। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। रेडी सारे के सारे? और बताओ क्या हालचाल आप सभी है, सब बढ़िया? चले स्टार्ट करें? चलो 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 चलो। ये सारे देखो उस समय जो पीक टाइम था, कौन सा, 1801 से लेकर के 1857 तक मान लो। उन्होंने इस समय जो बंगाल में पैदा हो रहे हैं सारे के सारे मैक्सिमम लोग होंगे बंगाल में, और वो वहां की स्थिति को जान करके उसमें और अच्छा काम करेंगे। वहां के जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। उस समय जो समाज और नारी की स्थिति उसके बारे में उन्होंने जानकर स्त्रियों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशन स्कूल्स खोलेंगे।
अपन पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र सेन के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत जाने जाते हैं महिला शिक्षाओं के प्रति, क्योंकि ये खुद संस्कृत विद्यालय पढ़े, वहां से 1829 से 1841 के बीच में, क्योंकि 1820 में इनका जन्म होता है, 9 साल तक रुके और उसके बाद में स्टडी चालू करी। 1829 से लेकर के 1841 तक ही क्या करेंगे, संस्कृत विद्यालय में स्टडी करेंगे और वहां से इनको एक उपाधि मिलती है विद्यासागर की। विद्यासागर होता है ओशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का समंदर, शन। एक सेकेंड, अब मैं सारी आपको कहानी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आने वाला, फिर मजा नहीं आने वाला। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी कौन थे भैया, समाज सुधारक थे। नाम जानते आप समझ जाओगे, ईश्वर विद्यासागर क्या थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया कि पहले बात कर लेते हैं, इतना अपन बात फिर वीडियो लंबा चल जाएगा, वही बात है। जन्म के बारे में बात करते हैं। 26 सितंबर को बिरघाट में, ये जो पश्चिम बंगाल, इनका क्या होता है भैया, जन्म होता है। जन्म अपने देख लिया 26 सितंबर, बिरघाट में क्या होता है भैया, जन्म होता है। बिरघाट है ना, बिरसिंगा यार, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, चलो कोई नहीं, तो हम भी रहते हैं कंफ्यूज। हमने ये देख लिया, जन्म करवा दिया। इसके बाद में क्या करते हैं कि ये 1829 से लेकर के 1851 तक जो संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय में इन्होंने, संस्कृत विद्यालय लिख लो या कॉलेज, कहीं कहीं विद्यालय लिख रखा है, मैक्सिमम जगह कॉलेज लिख रखा है। तो 1829 से 51 के बीच में ये जो संस्कृत कॉलेज था, वहां पे ये क्या करते हैं, स्टडी करते तो उन्होंने वहां पे अनेक धार्मिक ग्रंथ, चाहे संस्कृत हो या बंगाली के जितने भी ग्रंथ हो गए, वो थोड़ा हिंदू वाले के पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद में ये एक बात पे निकल के आए क्या, कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, एकेश्वरवाद की ओर सारा प्रचार हो रहा है, यानी कि एकेश्वरवाद के बारे में सारे ग्रंथ बोल रहे हैं, और हमें कैसे काम करना है वो हम अपने हिसाब से करने वाले। हम पर्टिकुलर राजा राम मोहन राय को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने आप को फॉलो करेंगे। ये क्या करेंगे, नारी शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, यानी कि उसके बारे में संपूर्ण अपना जो जीवन का योगदान था वो न्यौछावर कर देंगे। यानी कि अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन्होंने जो धार्मिक जो ग्रंथ है उसका स्टडी किया, उसको बोला कि भैया उस समय जो नारी की स्थिति थी उसमें भी धर्म जो ग्रंथ थे, धार्मिक जो ग्रंथ थे, उसमें उनकी स्थिति बहुत बढ़िया थी, तो आज की स्थिति खराब है, तो उसकी ओर ये क्या करेंगे, नारी शिक्षा में अपना पूरा पोटेंशियल लगा देंगे। पोटेंशियल यानी पूरा अपना एफर्ट मान लो, अपना पूरा पैसा वैसा मान लो। कई बार ये कंगाल हो चुके थे, फिर वापिस आएंगे, फिर वापिस लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो इनका सीन था। संस्कृत विद्यालय में कॉलेज, संस्कृत जो कॉलेज था वहां से स्टडी की, स्टडी करने के बाद में इनको एक उपाधि मिल गई, यहां से इनको एक उपाधि मिल गई, किसकी, विद्यासागर की। विद्यासागर यानी कि ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज की इनको उपाधि मिलती है। इन्होंने क्या किया, ये थे ना गैर, ये तो ब्राह्मणवादी कट्टरता के आलोचक थे, ब्राह्मणवादी कट्टरता के आलोचक। इन्होंने जो संस्कृत विद्यालय थे उसके द्वार गैर ब्राह्मणवादियों के लिए खोल दिए थे, यानी कि भैया जो संस्कृत विद्यालय, तो अब से स्टडी कौन करेगा, स्टडी कौन कौन भी कर सकता है, जो ब्राह्मण तो वो तो कर ही रहा है, साथ में जो गैर ब्राह्मण थे वो भी क्या कर सकते हैं भैया, स्टडी कर सकते हैं। तो इसके बाद में इनके लिए इनका एक फेमस अधिनियम है 1856 का, समझ गए होंगे अपना सन लिखते ही। 1856 में आता है कौन सा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हाँ जी भैया, जान गए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय कौन था गवर्नर जनरल, कौन था भैया, कौन था, डलहौजी।
उस समय गवर्नर जनरल कौन था भैया? डलहौजी था। सारा कंसेप्ट 1856 में का फेवरेट अधिनियम है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को चला जाता है 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जहां जहां विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आएगा वहां वहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर आने वाले। 1856 में हमने देखा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला, समझ में आ गया। अब इनकी बात करते हैं फेमस बुक के बारे में। इनकी फेमस बुक थी सोम प्रकाश। कौन सी थी भैया? एक बताऊंगा इसकी भी, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या होती भैया? इनकी फेमस बुक थी, या पत्रिका बोल सकते हैं। मैंने बुक लिखा दिया क्या? पत्रिका पत्रिका पत्रिका। फेमस पत्रिका कौन सी थी भैया? सोम प्रकाश, क्योंकि भैया अपने विचार प्रकट करने तो भैया सोम प्रकाश के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं। इसकी ट्रिक है भैया, ईश्वर सोम पीते हैं। ईश्वर यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम से हो गया सोम प्रकाश। ये जो ईश्वर है वो क्या पीता है भैया? सोम पीता है। इन्होंने लगभग 35 महिला विद्यालयों की स्थापना की थी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने 1849 में महिलाओं के लिए, महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए, महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए 1849 में क्या करते हैं? कलकत्ता में बैथून कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहां पे? बैथून कॉलेज। बैथून कॉलेज की स्थापना की। कहां पे भैया? कलकत्ता में। बहुत बढ़िया बात है कि भैया उच्च शिक्षा के लिए बैथून कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहां पे? 1849 में, महिलाओं के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो भैया ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं हेनरी विवियन डेरोजी को। यहां पे समाप्त करते हैं फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लो। 1841 का ना। हाँ चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर खत्म। अब बात करते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। अरे छोटा सा है हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत छोटा सा है। कब कंप्लीट करते हैं? मात्र 2 मिनट। टॉपर्स रुक जाओ यार, समझा को। एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो, फिर 2-1 लेक्चर में स्कोर खत्म कर देंगे टॉपिक को। फिर अपन पढ़ेंगे कांग्रेस। कांग्रेस के बाद में फिर अपन जो क्रांति होगी उसको हम पढ़ने वाले हैं। बस 3 भागों बांट के पढ़ना है उसको। माने मान लो से 4 से 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, फिर अपनी मॉडर्न खत्म। मॉडर्न पढ़ते बहुत टाइम हो गया। फिर मेरे को फतेह सीरीज का लेक्चर भी डालना है। 1-2 दिन आपका फतेह सीरीज का आ जाएगा, फिर टाइम नहीं मिल रहा ना। एक ही इंसान वर्क कर रहा है एक चैनल में, बहुत टाइम लगता है। अलग अलग कंटेंट को पढ़ना, उसके बारे में डीपली स्टडी करके फिर आपको बताना, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप समझदार हो जाएगा, सब हो जाएगा। आई बिलीव इन गॉड प्लान। ओके, बिलीव करो गॉड्स प्लान के ऊपर। हाँ भाई, जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है भैया हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये कौन थे भैया? है नाम से पता लग रहा है अंग्रेज थे। अपन देख रहे थोड़ा सन देख रहे थे 1809 से लेकर के 31 तक का टाइम पीरियड, लगभग 22 साल, लगभग कितना 22 वर्ष 22 वर्ष जिंदा रहे। ये कौन थे भैया? बोला भैया अंग्रेज थे ना भैया। ये भैया अंग्रेज तो भारत के लिए क्यों सुधार का कार्य कर रहे हैं? ये थे भैया एंग्लो इंडियन। ये कौन थे भैया? ये थे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? कुछ टॉपर्स को पता है और कुछ टॉपर्स को नहीं पता। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है भैया, इसकी जो माँ होगी वो तो होगी कौन? भारतीय। माँ तो होगी भारतीय, और इसके जो पप्पा होगा, इसके जो पप्पा होंगे, पप्पा यानी पिताजी, पप्पा यानी पिताजी। पिताजी कौन होंगे भैया? वो थे अंग्रेज, यूरोपियन। बोल सकते हैं कि भाई एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? माँ कौन होगी? माँ होगी भारतीय, और पिता, इसके जो पप्पा होंगे, पप्पा कौन होंगे? वो होंगे यूरोपियन, तो वो होंगे एंग्लो इंडियन। तो हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। इसके सब 2 पॉइंट्स याद रखा करो। हेनरी विवियन डेरोजियो, पहला था यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट करने वाले कौन थे भैया? यही थे। और इन्हीं को हम बोलते हैं आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्र कवि। तो भैया यहाँ पे हेनरी विवियन डेरोजियो खत्म। अब अपन आज से आगे बात करेंगे अपने अलग अलग पॉइंट। देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर ली, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया जिन्होंने अपने भारत का जनगण मन, बांग्लादेश का अमर सोना,
वांगला लिखा। इसके बाद में अपन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जो स्वतंत्र सेनानी सारे हुए ना, उनके बारे में हम संपूर्ण बात करने वाले। तो भैया मिलते अपन नेक्स्ट लेक्चर। अपना अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।